काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। और इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं लंदन के हाउसिंग प्रॉब्लम को, यानी कि लंदन में जो घरों की कमी थी और घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे पूरे शहर में, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पुराने शहर थे जैसे कि लंदन था और भी जो उस समय के शहर थे जो काफ़ी फेमस थे, तो वो काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज करने लगे, यानी एक अजीब रूप से चेंज करने लगे जब बहुत बड़ी संख्या में लोग उन शहरों में आने लगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो इसके बाद जो फैक्ट्रीज थे, वर्कशॉप थे, जहाँ पर जो वर्कर्स काम किया करते थे, उनके जो ओनर्स होते थे, यानी जो फैक्ट्रीज के ओनर्स होते थे या फिर वर्कशॉप के ओनर्स होते थे, वो इन माइग्रेंट वर्कर्स को अपने पास नहीं रखते थे, यानी उनको रहने के लिए जगह नहीं देते थे। इसके बावजूद जो वर्कर्स होते थे वो किसी और के पास रखते थे। जैसे कोई इंडिविजुअल लैंड ओनर है जिसके पास कुछ ज़मीन है या फिर कोई घर है, तो वो एक सस्ता या फिर एक सस्ता है लेकिन काफ़ी अनसेफ कंडीशन में, काफ़ी ख़राब हालत की एक टेनमेंट्स क्रिएट कर देता था इन लोगों के लिए। तो टेनमेंट्स क्या होता था? तो टेनमेंट्स एक काम चलाओ कह सकते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आकर रहते थे, और ये जनरली मजदूर लोग होते थे जो इन घरों में रहते थे, टेनमेंट्स में रहते थे। और ये काफ़ी अनसेफ होते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी और इनको अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया होता था। तो देखिए, हाँ, तो ये सभी मज़दूर आखिर आ कहाँ से रहे थे? तो ये सभी मज़दूर देहाती इलाकों से, गाँव से आ रहे थे। तो वहाँ पर जो पॉवर्टी थी, पॉवर्टी ऐसा नहीं था कि वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं थी। गाँव में पॉवर्टी थी और वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब शहरों में लोग आते थे और शहरों में रहने लगते थे, तो वहाँ पर जो पॉवर्टी थी, यानी जो गरीबी थी, भुखमरी की स्थिति थी, वो काफ़ी कंसंट्रेटेड थी, यानी बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, इसलिए वो आसानी से लोगों को दिख जाते थे शहरों में। तो इस वजह से जो शहर हुआ करते थे वो पहले एक तरीके से साफ़ सुथरे अच्छे शहर हुआ करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग आने लगे काम की तलाश में शहरों की ओर, तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में गरीब हो गए और वहाँ पर पॉवर्टी जो है एक शहर का हिस्सा बन गई। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि 1887 में, यानी 1887 में, चार्ल्स बूथ एक व्यक्ति थे जो कि लिवरपूल के रहने वाले थे और वो एक शिप ओनर थे, बिजनेस करते थे शिप ओनिंग का। उन्होंने एक पहला सोशल सर्वे कराया जो लो स्किल्ड लंदन वर्कर्स थे, यानी जो मैनुअल वर्किंग का काम करते थे, जो बाहर से आकर रह रहे थे, उनके ऊपर ईस्ट एंड इलाके में लंदन के। तो उन्होंने पाया कि करीब 1 मिलियन लंडनर्स, यानी कि जो करीब 10 लाख लंदन में रहने वाले लोग जो हैं, जो कि 1/5 पॉपुलेशन था लंदन का उस समय का, वो लोग काफ़ी गरीब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। और उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कितने उम्र तक वो जिंदा रहेंगे, वो सिर्फ 29 साल था, यानी एवरेज जो है 29 साल था। कुछ इससे कम भी रहते थे, कुछ इससे ज़्यादा भी रहते थे। और इस चीज़ को अगर हम कंपेयर करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, जो कि मिडिल क्लास के थे या फिर अपर क्लास के थे, उनका एवरेज था 55 ईयर्स। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो गरीब लोग थे उनका लाइफ कितना कम होता था और वो कितनी आसानी से मर जाते थे। और ये जो लोग होते थे गरीब लोग, ये जनरली मरते थे अपने वर्क हाउस में या फिर हॉस्पिटल्स में किसी बीमारी से, या फिर पागलखाने में, ल्यूनेटिक असाइलम में। तो इस वजह से उनका निष्कर्ष निकला, यानी जो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वे कराया था, चार्ल्स बूथ, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो लंदन के सबसे गरीब लोग हैं उनको रखने के लिए, उनको सही तरीके का आवास प्रदान करने के लिए लंदन में कम से कम 4 लाख कमरे बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वहाँ के जो गरीब लोग हैं जो कि पॉवर्टी के कंडीशन में हैं, उनके पास अच्छा कुछ रहने का सुविधा होगा। तो देखिए, इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो गरीब लोग आते थे, गरीब लोग शहर में आ जाते थे, रहते थे, तो वो आपको स्लम्स में रहते थे और काफ़ी गंदी स्थिति में रहते थे और उनके कपड़े भी काफ़ी ख़राब होते थे। तो वो जो इलाका होता था, गरीबों का इलाका, वो देखने में काफ़ी गंदा लगता था। तो इस वजह से वहाँ के जो वेल ऑफ लोग थे, यानी जो जिनके पास पैसे थे, मिडिल क्लास के लोग या हायर क्लास के लोग, वो इस बात को डिमांड कर रहे थे कि ये जो स्लम्स के इलाके हैं इनको एक तरीके से क्लियर कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं इस बात को मानने लगे, इस बात को रिकॉग्नाइज करने लगे कि गरीबों के लिए हाउसिंग जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूर होना चाहिए। यानी गरीबों के लिए मकान बनने चाहिए, उनको रहने के लिए सुविधा प्रदान करना चाहिए। तो आखिर इस तरीके की सोच रखने के का या फिर इस तरीके के बात करने का रीज़न क्या था? तो सबसे पहला चीज़ ये कि जो ऊपर टेनमेंट्स की हम बात कर रहे थे, यानी जो 1 रूम हाउसेज होते थे जहाँ पर गरीब रहा करते थे,
वो उसको एक तरीके से सीरियस थ्रेट समझा जाता था पब्लिक हेल्थ के लिए, क्योंकि वो काफ़ी गंदे इलाके होते थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहते थे और वेंटिलेशन की सुविधा नहीं थी, सैनिटेशन की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर आसानी से कोई भी बीमारी फैल सकती थी, कोई भी महामारी फैल सकती थी जो धीरे से धीरे पूरे शहर में फैल जाती। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके बाद दूसरा चीज़ ये थी कि वो ऐसे इलाके थे कि वहाँ पर बहुत ही आसानी से फायर हजार्ड्स हो सकते थे, क्योंकि घर काफ़ी छोटा था, काफ़ी सामान होते थे और जो हाउसिंग की सुविधा थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये भी एक खतरा था कि आसानी से जो आग है वो बड़े इलाके में फैल सकती है। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक सोशल डिसऑर्डर फैलने का भी खतरा था। और वो क्या था कि देखिए, जो गरीब लोग होते थे या फिर जो वर्कर्स होते थे जो कि बाहर से आकर यहाँ शहरों में रहते थे और काम करते थे, उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, उनको काफ़ी कम सैलरी भी दी जाती थी, काफ़ी उनके साथ ज्यादती भी की जाती थी। तो इस चीज़ की वजह से लोगों के मन में डर बैठने लगा, जो कि रूलर्स थे या फिर जो सरकार में काम करते थे, कि एक सोशल डिसऑर्डर हो सकता है, एक विरोध हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। और ये चीज़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई जब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। तो रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद ये बात सरकार के मन में आई कि ये जो चीज़ है, इस बात को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वर्कर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, वो विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए गरीबों के लिए, यानी जो वर्कर्स थे, जो कामगार लोग थे, उनके लिए बहुत बड़ी संख्या में हाउसिंग स्कीम्स शुरू किए गए, ताकि जो लंदन के जो गरीब लोग हैं, लंदन के जो पुअर हैं, उनको विद्रोही होने से रोका जा सके और उनको सरकार के साथ रखा जा सके। तो इसके बाद एक और टॉपिक है, इसी में हम पढ़ लेते हैं। टॉपिक नंबर 1.4, क्लीनिंग लंदन, यानी कि लंदन की साफ सफाई। और देखिए, लंदन की साफ सफाई की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसके पहले हमने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ये डिमांड कर रहे थे कि लंदन को साफ किया जाए, क्लीन किया जाए। और उसके बाद सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनाने का भी फैसला किया। तो इसके बाद लंदन को क्लीन करने की बात आ गई कि लंदन को आखिर साफ कैसे किया जाए, सुंदर कैसे किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि जो लोकेलिटीज़ है, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ है, बहुत एक तरीके से परेशानी से लोग रहते हैं, छोटे से इलाके में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उन इलाकों को डिकंजेस्ट किया जाए, यानी वहाँ से लोगों को हटाकर किसी दूसरे जगह पर बसाया जाए। इसके बाद जो ओपन स्पेसेस थे, यानी जो खाली जगह थे, उसको हरा भरा किया जाए, पेड़ लगाए जाएँ, फूल लगाए जाएँ, पौधे लगाए जाए, इस तरीके की चीज़ें। और इसके अलावा पॉल्यूशन को किसी तरीके से शहर में कम किया जाए और शहर को सुंदर बनाया जाए, लैंडस्केप उसका अच्छा बनाया जाए। तो इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के ब्लॉक बने, जैसा कि बर्लिन और न्यूयॉर्क में बनाए गए थे, जहां पर इसी तरीके के प्रॉब्लम्स थे। तो इसके बाद रेंट जो है, ब्रिटेन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हाउसिंग शॉर्टेज का एक प्रॉब्लम चल रहा था। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या फिर इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने रेंट कंट्रोल का एक कानून लाया, एक रेंट कंट्रोल का नियम लाया, जिसके जरिए हाउसिंग शॉर्टेज को कंट्रोल किया गया। हाउसिंग शॉर्टेज जो सिंपली आप समझ सकते हैं कि घरों की कमी। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आपको गौर करनी चाहिए कि जो 19th सेंचुरी में लंदन था, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुकी थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे और काफ़ी कंजेशन वहाँ पर हो चुका था और लोग एक तरीके से परेशान हो चुके थे, उब चुके थे इस तरीके की परेशानी से, भीड़ भाड़ को देखकर। तो इस वजह से वहाँ के जो लोग थे, वो एक तरीके से उनके मन में चाह उठ रही थी कि वो शायद देहाती इलाके में जाकर रहते और वहाँ जो क्लीन एयर, वहाँ का जो वातावरण है, उसमें रहते और आसानी से खुद को एक तरीके से अच्छा महसूस कराते। तो इस वजह से वहाँ पर जो रहने वाले अमीर लोग थे, यानी लंदन के जो अमीर लोग थे, वो आसानी से एक हॉलीडे होम बना सकते थे या फिर बनाने का खर्च उठा सकते थे देहाती इलाकों में, बाहर शहर से बाहर इलाकों में। लेकिन जो गरीब लोग थे वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक परेशानी थी। और इसके अलावा एक तरीके की डिमांड उठने लगी कि शहरों के लिए एक नए फेफड़ों की ज़रूरत है। तो नए फेफड़ों की ज़रूरत है से मतलब ये है कि जो शहर में भीड़ भाड़ हो चुकी है या फिर शहर में जो पॉल्यूशन हो चुका है और इस तरीके की जो परेशानी है, उससे शहर को हटाया जाए, निकाला जाए और शहर को एक तरीके से साफ सुथरा किया जाए और अच्छी कंडीशन में लाया जाए। तो ये एक तरीके की डिमांड उठ रही थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ क्या कहते हैं, कुछ काम भी किए गए।
और इस काम का मेन टारगेट ये था कि जो शहर है और जो देहाती इलाके हैं जहाँ पर साफ़ सुथरी हवा होती है, उनको एक तरीके से उनके बीच जो डिफरेंस है उसको एक तरीके से खत्म किया जाए, कम किया जाए। और इस चीज़ को करने के लिए ग्रीन बेल्ट जैसी आइडियाज़ को लाया गया लंदन के आसपास, जो जहाँ पर हरे भरे प्लांट्स को लगाया जाना था। तो इस चीज़ के लिए, यानी कि लंदन को हरा भरा करने के लिए, लंदन को क्लीन करने के लिए एक व्यक्ति थे जो कि आर्किटेक्ट भी थे और प्लानर भी थे, जिनका नाम था एबेंजर होवार्ड। उन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला गार्डन सिटी का, और इस गार्डन सिटी का प्रिंसिपल सिंपली ये था कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ भी लगाए जाएं, जहाँ पर लोग जो हैं वो रहे भी और काम भी करें। और उनका मानना ये था कि ये जो चीज़ है, अगर ऐसा हम कर दें तो इस वजह से जो सिटीजन्स हैं उनकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, यानी कि उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ और भी चीज़ें बहुत अच्छी होगी और सोसाइटी भी बेटर इससे हो सकता है। तो होवार्ड के आइडिया को फॉलो करते हुए रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने एक गार्डन सिटी को डिज़ाइन किया जिसका नाम था न्यू अर्थविक। तो देखिए, इसके अलावा बहुत सारे कॉमन गार्डन स्पेसेस थे, ब्यूटीफुल्स थे, और ग्रेट अटेंशन डिटेल के ऊपर ग्रेट अटेंशन काफ़ी ज़्यादा दिया गया। लेकिन अंत में जब इस पूरी प्रोसेस को कर लिया गया, अच्छा सिटी बना दिया गया, सब चीज़ हो गया और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा एक आउटर इलाका बना दिया गया जहाँ पर लोग आसानी से रह सकते हैं, गार्डन सिटी में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतिम में परेशानी ये हो गई कि वो काफ़ी महंगा हो गया, और महंगा होने के बाद इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो वर्कर्स थे, जो कि वेल ऑफ थे, जिनके पास पैसे थे, वही इन घरों में रहने का अफोर्ड कर सकते थे, उन्हीं के पास ये घर हो सकते थे। और जो लोग, जो वर्कर्स थे जिनके पास पैसे नहीं थे, वो इन घरों में रह नहीं सकते थे, वो इन घरों में रहने के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो देखिए, जब दोनों वर्ल्ड वार्स हुए थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, उस बीच काफ़ी बड़ी संख्या में घरों को बनाया गया था लंदन में। और इन घरों को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटिश स्टेट ने अपने ऊपर ले ली थी, यानी ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले ली थी। और करीब 10 लाख हाउसेज बनाए गए थे, और इनको लोकल अथॉरिटीज़ के ज़रिए बनाया गया था। और इसमें से ज़्यादातर सिंगल फैमिली कॉटेजेस थे। और इसके अलावा इसी समय में ये जब पूरा प्रोसेस चल रहा था, यानी बहुत सारे घर बनाए गए, गार्डन सिटी बनाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें की गई ताकि सिटी को साफ़ सुथरा क्लीन किया जा सके और इसको एक तरीके से अच्छा लैंडस्केप दिया जा सके। तो इस वजह से जो सिटी थी वो अब उस रेंज में नहीं रही जहाँ पर लोग अपने घर से पैदल चलकर अपने काम तक जा सकते थे, या फिर अपने सामान खरीदने के लिए वो बाजार जा सकते थे। अब शहर उस रेंज से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए, या फिर बाजार जाने के लिए, या फिर किसी और जगह पर जाने के लिए, उन्हें एक तरीके की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, मास ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसके ज़रिए वो शहर में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर सकें। और इसी के बाद हमारा जो मेट्रो आप देखते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो, उसका जन्म हुआ। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.5 में। टॉपिक नंबर 1.5 में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन द सिटी, यानी शहर में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से आया। तो देखिए, आपने ये चीज़ तो देखा कि गार्डन सिटी का निर्माण किया गया लंदन के बाहर, और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में अपार्टमेंट्स बनाए गए गरीबों के लिए, और वो भी शहर के बाहर ही बनाए गए थे। तो आखिर लोगों को आप उन जगहों पर रहने के लिए परसुएड कैसे करेंगे, मनाएंगे कैसे कि आप जाकर वहाँ रहिए, वहाँ आपके लिए घर बनाया गया है, या फिर वहाँ पर गार्डन सिटी है, बहुत ही खूबसूरत है, आप वहाँ पर रहिए। आप लोगों को नहीं मना सकते हैं जब तक आप वहाँ से ट्रैवलिंग का एक जरिया नहीं प्रोवाइड कराते हैं जिसके ज़रिए लोग जो है सिटी में आ पाएँ। तो वहाँ पर यही परेशानी थी कि सब चीज़ तो सही हो गया, गार्डन सिटी बन गया, काफ़ी खूबसूरत है, इसके अलावा गरीबों के लिए घर भी बन गए जिसमें गरीब रह सकते थे। लेकिन यहाँ जब लोग वहाँ रहते थे तो लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वहाँ पर वो रहते तो थे, लेकिन उनका काम कहाँ होता था, लंदन सिटी में होता था। तो वहाँ से लंदन सिटी में आने के लिए उनके पास कोई ज़रिया नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, और ये सबसे बड़ी परेशानी थी। तो इस परेशानी को सॉल्व करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था लंदन अंडरग्राउंड रेलवे ने, यानी जिसे हम मेट्रो के नाम से भी जानते हैं। तो लंदन अंडरग्राउंड रेलवे ने बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, हाउसिंग क्राइसिस के प्रॉब्लम को, क्योंकि लंदन अंडरग्राउंड रेलवे के जरिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे,
आसानी से वो अपने शहर के बाहरी इलाकों में रह भी सकते थे और वहाँ से काम करने के लिए शहर में आ भी सकते थे। तो देखिए, लंदन अंडरग्राउंड रेलवे का जो पहला सेक्शन था उसे शुरू किया गया था 10 जनवरी 1863 को पैडिंगटन से फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच में लंदन में। और शुरुआत के दिन ही करीब 10,000 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया था। और इस रास्ते पर करीब हर 10 मिनट में ट्रेन चलते थे। और करीब 1880 आते आते तक ये जो ट्रेन सर्विस है काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था और जिसमें करीब 4 करोड़ लोग एक साल में ट्रैवल करते थे। और शुरुआत में जो लोग थे वो इस अंडरग्राउंड रेलवेज में ट्रैवल करने से काफ़ी डर रहे थे और काफ़ी हिचकिचा रहे थे कि हम इसमें ट्रैवल करें नहीं करें, बहुत परेशानी है। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक न्यूज़पेपर रीडर जो था उसका क्या कहना था। तो उसका सिंपली कहना यह था कि मैं जिस कंपार्टमेंट में बैठा था वहाँ पर ऐसे पैसेंजर्स बैठे थे जो कि स्मोक कर रहे थे और एटमॉस्फेयर जो था वो काफ़ी पॉल्यूटेड था, क्योंकि उसमें सल्फर, कोल डस्ट, फोल फ्यूम्स और भी कई तरह की गैसेज वहाँ पर मिक्स थे। तो जब तक मैं मूरगेट पहुँचता तो तब तक मुझे काफ़ी घुटन होने लगी थी और हीट की वजह से मैं करीब अधमरा सा हो चुका था। और मुझे लगता है कि इस अंडरग्राउंड रेलवे को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए, तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है, ऐसा उसका कहना था। तो देखिए, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो जिनका मानना था कि ये जो अंडरग्राउंड रेलवे है, जिन्हें कि वो उनके शब्दों में आयरन मॉन्स्टर्स कहा गया था, उनका कहना था कि इसने काफ़ी बड़ी संख्या में मेस और अनहेल्दीनेस एक तरीके से शहर में क्रिएट किया है। यानी शहर में बहुत ही उथल पुथल क्रिएट किया है और इस शहर में काफ़ी परेशानी भी क्रिएट किया है। एक व्यक्ति थे चार्ल्स डिकेंस, उन्होंने डॉम्बे एंड सन में 1848 में लिखा था मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए इस अंडरग्राउंड रेलवे के कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में। यहाँ पर लिखा हुआ, उसके पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए, ये जो था अंडरग्राउंड रेलवे, तो अंडरग्राउंड रेलवे तो अंडरग्राउंड बनेगा और उसके लिए उस समय में खुदाई की जाती थी और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े इलाके में बहुत बड़ी संख्या में खुदाई की गई थी रेलवे, इस अंडरग्राउंड रेलवे को बिछाने के लिए। और उस कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस था उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में मैसिव डिस्ट्रक्शन किया गया। और उनका क्या कहना था ये चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं। घरों को तोड़ दिया गया, सड़कों को तोड़ दिया गया और सड़कों को रोक दिया गया, गड्ढे खोद दिए गए, खाई खोद दी गई और बहुत ऊंचे ऊंचे हिप बना दिए गए मिट्टी के और धूल के, और करीब हजारों लाखों टुकड़े इसी तरीके से कुछ ये कह रहे थे। इसको आप खुद से पढ़ लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर बताया गया कि कितनी बड़ी संख्या में डिस्ट्रक्शन हुआ था अंडरग्राउंड रेलवे बिछाने में। तो इसमें आप यहाँ पर देख लें कि करीब 2 मील का रेलवे बिछाने के लिए, यानी करीब 3.5 किलोमीटर का रेलवे बिछाने के लिए करीब 900 घरों को तोड़ दिया जाता था। और इस वजह से जो लंदन ट्यूब रेलवे जो था उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में गरीबों का, लंदन के जो गरीब थे उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और ये इसमें से ज़्यादातर हुआ था 2 वर्ल्ड वार्स के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कोई ख़राब प्रोसेस हुआ। लंदन के जो गरीब थे उनका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड रेलवे था ये एक बहुत बड़ा सक्सेस आगे साबित हुआ। और इसके बाद 20वीं सेंचुरी आते आते तक ज़्यादातर जो मेट्रोपोलिसेस थे बड़े बड़े, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, शिकागो, ये एक तरीके से फंक्शन कर ही नहीं सकते थे, ये एक तरीके से काम ही नहीं कर सकते थे जब तक इनके पास एक अपना बहुत ही अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा ना हो। तो इसके रिजल्ट के रूप में जो पॉपुलेशन था वो शहर का जो पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे काफ़ी एक तरीके से डिस्पर्स होने लगा और जो लोग थे वो शहर के बाहरी इलाकों में रहने लगे और इस अंडरग्राउंड रेलवे का यूज़ करके शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने लगे। और इस चीज़ की वजह से बेटर प्लान, जो सब अर्बन इलाके थे वहाँ बेटर प्लानिंग होने लगी। अच्छे रेलवे नेटवर्क्स बनाने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग शहर के बाहरी इलाकों में रहने लगे और काम के लिए या फिर सेंट्रल लंदन आने के लिए वो इस सुविधा का उपयोग करने लगे। तो देखिए, ये जो कन्वीनियंसेस हुए, यानी ये जो चीज़ें हुई, इन्होंने एक तरीके से सोशल डिस्टिंक्शन को काफ़ी हद तक कम कर दिया, ख़त्म कर दिया और इसके अलावा नए तरह के सोशल डिस्टिंक्शन को भी बना दिया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन एक तरीके से पूछा गया है कि ये जो चीज़ें हैं इन्होंने डोमेस्टिक और पब्लिक लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया और इन चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है सभी सोशल ग्रुप के लिए। तो इन चीज़ों को हम कभी देख लेंगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो इसके बाद है टॉपिक नंबर 2, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। गुड बाय।